गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन हम करेंगे। देखिए छात्रों, अर्थशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में दो विचारधाराएं अपने अपने विचार बताती है। कुछ अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स को विज्ञान की भांति मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स को कला की भांति मानते हैं। ये दो जो स्ट्रीम है, विज्ञान और कला। पहले नेचर को समझने से पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है और कला क्या है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें, या यूं कह सकते हैं, ज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित वास्तविक ज्ञान को पढ़ा जाता है, वो विज्ञान होता है। जिसमें भावनात्मक संबंधों को पढ़ा जाता है, नैतिकता पर बल दिया जाता है, ऐसे विषय को कला कहा गया है। तो कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री कला मानते हैं। जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं वो एक तर्क देते हैं कि जिस प्रकार विज्ञान में सार्वभौमिक नियम काम करता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी नियम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करेगा, कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करेगा, तो उस वस्तु का उपभोग करने के बाद उस वस्तु से प्राप्त संतुष्टि धीरे धीरे घटेगा। तो यहां दो क्रियाएं हो रही है। एक तो वस्तु का उपभोग करना और उपभोग करने के बाद संतुष्टि का जो स्तर है वो घटना। ये दो क्रियाएं हो रही हैं। तो एक इसमें कॉज बन रहा है और एक उसका इफेक्ट बन रहा है। तो वस्तु का उपभोग करना, ये तो कॉज बन रहा है, और उसका उपभोग करने के बाद जो घटना घट रही है, संतुष्टि का घटना जो है, वो उसका इफेक्ट आ रहा है। तो यहां अधिकांश अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स को विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ अर्थशास्त्री जो है वो कला के तौर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, और वो कहते हैं कि जिस प्रकार कला में भावनात्मक संबंधों का अध्ययन होगा, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी उन संबंधों को पढ़ा जाएगा। अब यदि हम इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस, विज्ञान मानते हैं, तो एक विवाद का प्रश्न ये होता है कि किस प्रकार का विज्ञान है। तो यहां दो प्रकार का विज्ञान निकल कर आता है। एक है वास्तविक विज्ञान, और दूसरा है आदर्श का विज्ञान। इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस। अब यहां ये रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर चल रहा है, ये आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है। तो यहां दोनों को हमें अंतर करना पड़ेगा कि जिन तथ्यों में क्या है, व्हाट इज, जिन तथ्यों में क्या है, व्हाट इज का अध्ययन होगा, वो विषय वास्तविक विज्ञान कहलाएगा। जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताया कि जहां कारण और उसका प्रभाव दोनों चीजों को पढ़ा जाता है, वो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु वास्तविक विज्ञान के तौर पर पढ़ी जाएगी। यदि हम आदर्श की बात करते हैं, तो आदर्श में क्या होना चाहिए, व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए, ये आदर्श की बात है। तो जिस विषय वस्तु में क्या होना चाहिए की प्रकृति को पढ़ा जाएगा, उस प्रकार का विषय अर्थशास्त्र में आदर्श विज्ञान के तौर पर माना जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है, QX इज फंक्शन ऑफ PX।
ये डिमांड ला है, मांग का नियम है। मांग के नियम को आपको पहले क्लासों में बताया गया था कि मांग के नियम का मतलब होता है अन्य बातों के यथावत रहते हुए मांग मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो यहां दो घटक हमने लिए है, एक क्वांटिटी है मांग मात्रा, दूसरा प्राइस है। तो दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है। और संबंध किस प्रकार का बन रहा है कि प्राइस, कीमत जो है, यदि ये इंक्रीज होती है तो इसका सीधा सा इफेक्ट आता है कि क्वांटिटी डिक्रीज होती है, घटती है। इसी प्रकार यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो कारण क्या बन रहा है इसमें? कारण हमेशा चरों के बीच में जो राइट साइड का जो चर होता है वो हमेशा कॉज होता है, और उस कॉज को देखा जाता है लेफ्ट साइड के चर पर इफेक्ट के तौर पर। तो यहां कीमत का बढ़ना, तो निश्चित सी बात है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर आएगा? उसकी मांग मात्रा पर आएगा। तो ये कारण बन रहा है, ये इसका इफेक्ट बन रहा है। तो कहने का मतलब यहां क्या है, व्हाट इज का अध्ययन हो रहा है। वास्तविक विज्ञान में क्या है का अध्ययन इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि एक चर में परिवर्तन होगा तो उसका सीधा सीधा प्रभाव उसके दूसरे घटक पर देखा जाएगा। तो जहां संबंधों में कारण और प्रभाव को पढ़ा जाएगा वो वास्तविक विज्ञान बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम आदर्श की बात करते हैं, क्या होना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान बनता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं और उनके टारगेट हम बनाते हैं कि हम अगले 5 ईयर प्लान में 5.2% के हिसाब से ग्रोथ करेंगे या करना चाहिए। देश को यदि विकसित देश बनाना है तो हमें 6% ग्रोथ को लेकर चलना होगा। तो यहां लेकर चले नहीं, हम लेकर चलना होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए। अभी यह घटना वास्तविक नहीं है, केवल काल्पनिक है, एथिक्स पर डिपेंड कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं आदर्श का विज्ञान क्या होना चाहिए कि जैसे हम जीवन निर्वाह की बात करते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए 300 रुपए प्रतिदिन एक मजदूर को मिलना चाहिए। अब ये आदर्श की बात है, कहने में अच्छी लग रही है कि 300 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में एक मजदूर को 8 घंटे काम करवाने के बाद 300 रुपए मजदूरी नहीं दी जाती। यदि ये मजदूरी इसको वास्तव में 300 रुपए दी जाए तो ये किस प्रकार का विज्ञान बन जाएगा? वास्तविक विज्ञान बन जाएगा, क्या है का विज्ञान बन जाएगा। इसलिए अर्थशास्त्र की प्रकृति को दोनों विज्ञानों में बांधा गया है कि अर्थशास्त्र कुछ स्थिति में वास्तविक विज्ञान बन जाता है, क्या है का अध्ययन करता है, और कुछ स्थिति में आदर्श का विज्ञान बन जाता है जिसमें क्या होना चाहिए। तो दोनों में जो अंतर निकल कर आता है, अब यदि हम यहां से छोटा क्वेश्चन भी बनाए, कई बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता भी है कि वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में कोई दो अंतर करिए, तो छात्रों आपको यहाँ इसके दोनों के जो मीनिंग डिफाइन हमने किया है उसके आधार पर आप इसके अंतर को बता सकते हैं। पहला अंतर आप बता सकते हैं मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, कि ऐसा विज्ञान जिसमें वास्तविक तथ्यों को पढ़ा जाएगा वो वास्तविक विज्ञान कहलाएगा, जिसमें काल्पनिक और आदर्श के तथ्यों को पढ़ा जाएगा वो आदर्श विज्ञान कहलाएगा। दूसरा, आप इस विषय वस्तु के आधार पर ले सकते हैं कि वास्तविक विज्ञान में क्या है का अध्ययन किया जाता है और आदर्श के विज्ञान में क्या होना चाहिएगा। यहां संबंधों पर बल नहीं दिया गया है, यह वास्तविक घटनाओं पर बल दिया गया है, यहां संबंधों पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से आप 2-3 अंतर इसमें निकालकर दोनों का आप समायोजन कर सकते हैं। अंततः निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ना तो अर्थशास्त्र विज्ञान की भांति काम करेगा, ना अर्थशास्त्र कला की भांति काम करेगा। मूलतः अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार विज्ञान में कंप्लीट रूप से परफेक्ट कैलकुलेशन को पढ़ा जाता है, वैसे कैलकुलेशन को इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस तथ्य से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान की नहीं हो सकती, और ना हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति केवल एथिक्स हम यहाँ ये जो बेसिकली इसकी नेचर पर हम बात कर रहे हैं आज आपसे, इसमें इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा टॉपिक है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है। तो आपको सबसे पहले आप प्रकृति को समझना होगा कि जो विषय है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। उस व्यवहार को हम 2 प्रकार से बांट रहे हैं, या तो व्यवहार विज्ञान की भांति हो सकता है, व्यवस्थित हो सकता है, क्रमबद्ध हो सकता है, या एथिक्स कला या भावनाओं का अलग ज्ञान हो सकता है। तो यदि आपने अर्थशास्त्र को विज्ञान मान लिया है वास्तविक घटनाओं को पढ़ा जाएगा एक शाखा में, दूसरी शाखा में आदर्श की घटनाओं को पढ़ा जाएगा।
दोनों को लेकर चलेंगे। अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। इस बुक में हम इस विषय को हम पढ़ते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में अब इससे अगला जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी हमें करना होगा। तो हम अर्थशास्त्र की शाखाओं को पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, उसमें बताया गया था कि सबसे पहले 1933 के अंदर एक विद्वान है रेगनार फ्रिस, उन्होंने 1933 में ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है रेगनार फ्रिस, उन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र की दो बेसिक ब्रांच डेवलप की है, जिनमें से एक जो शाखा है उसको बोला गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी जो शाखा है उसको बोला गया है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए छात्रों, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है उसको आप माइक्रोइकोनॉमिक्स के तौर पर पढ़ते हैं MICR, और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको आप पढ़ते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के तौर पर MSCR। ये अर्थशास्त्र की दो सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इनके आधार पर ही इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगा। अब हम सबसे पहले दोनों शब्दों की उत्पत्ति के लिए बात करेंगे यहाँ पर। तो ये जो व्यष्टि शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के माइक्रो से बना है, व्यष्टि जो अंग्रेजी भाषा का माइक्रो बनता है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के MIKROS, इसको लिखेंगे हम मिक्रोस, ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, लघु और सूक्ष्म। इस आधार पर आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जो व्यष्टि है वो अंग्रेजी में माइक्रो कहलाता है। इस माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा के मिक्रोस से हुई है और मिक्रोस का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, लघु या सूक्ष्म। उसी के आधार पर हम समष्टि, अंग्रेजी में इसको मैक्रो कहते हैं, और इस मैक्रो की जो उत्पत्ति है वो भी ग्रीक भाषा से हुई है और यह है MAKROS, मैक्रोस, इसको लिखा जाता है मैक्रोस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ, बृहद। अब देखिए दोनों शब्दों से यहां ये क्लियर हो रहा है कि ये तो छोटी इकाइयों का अध्ययन करेगा और ये बड़ी इकाइयों का अध्ययन करेगा। अब हम इसके मीनिंग पर चलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि क्या है। व्यष्टि किसे कहेंगे और समष्टि किसे कहेंगे? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की संपूर्ण जो पूर्णाकार समस्याएं होती है, पूर्णाकार समग्र समस्याएं, उनका अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें पूर्णाकार, संपूर्ण या समष्टिगत समस्याओं का अध्ययन होगा वो आपका समष्टि कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें किसी क्लास में 20 छात्र हैं और यदि आप उन 20 छात्रों में से एक छात्र पर किसी समस्या को लेकर केस स्टडी कर रहे हैं, किसी समस्या को लेकर अध्ययन कर रहे हैं कि वो बालक क्यों नहीं पढ़ता, उस बालक को क्यों समझ में नहीं आता, या वो बालक इतना पिछड़ क्यों गया, यदि आप व्यक्तिगत किसी एक स्टूडेंट पर अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अध्ययन की जो विषय वस्तु होगी वो आपकी माइक्रो होगी, व्यष्टि होगी। जबकि यदि आप उन्हीं समस्याओं को संपूर्ण क्लास पर लेकर अध्ययन करेंगे तो उस स्थिति में समष्टि जो है वो आपका विषय वस्तु होगा। तो यहाँ दोनों में मुख्य रूप से अंतर आ रहा है, वो यही आ रहा है कि ये व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन कर रहा है, ये समग्र समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। अब जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपका 2 मार्क्स का है, 2 अंक का है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इस टॉपिक में से छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो छोटे क्वेश्चन के साथ साथ इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का 1 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। इधर आपसे पूछ लिया जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, तो ये भी 1 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इस तरह से 2 अंक का क्वेश्चन बनता है, तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है,
वो इस प्रकार से आता है कि व्यष्टि और समष्टि में कोई 2 या 3 अंतर बताइए। अब अंतर कैसे निकालोगे आप यहाँ से? जब इसका मीनिंग क्लियर हो गया, इसका मीनिंग आपको समझ आ गया, तो आप अंतर भी आसानी से निकाल सकते हैं। पहला अंतर है कि मीनिंग के आधार पर तो देखते हैं, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र की वह शाखा या वह विषय जिसमें व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन होगा वो व्यष्टि कहलाएगा, जिसमें समग्र समस्याओं का अध्ययन होगा वो समष्टि कहलाएगा। तो कहने का मतलब एक अंतर हो गया अर्थ के आधार पर। दूसरा अंतर हो जाएगा, दूसरा अंतर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसके अंदर समष्टिगत प्राचार, समष्टिगत प्राचार स्थिर होंगे, किसमें? व्यष्टि। और यहां व्यष्टिगत प्राचार स्थिर होंगे, व्यष्टिगत प्राचार। अब छात्रों यहां आपके लिए प्राचार शब्द नया है, पैरामीटर। इस प्राचार का मतलब क्या होता है? प्राचार का मतलब होता है चल, घटना। हमने व्यष्टि को माना है, हमने व्यष्टि को माना है कि जिसमें एक व्यक्ति या एक इकाई का अध्ययन होगा। हमने व्यष्टि को माना है जिसमें एक व्यक्ति या एक इकाई का अध्ययन होगा, वो व्यष्टि माना है। इसमें समष्टि की जो बात है वो व्यष्टि में आपको स्थिर करनी होगी। समष्टि किसको माना है? संपूर्ण का अध्ययन होगा, तो संपूर्ण के अध्ययन की बात को यहां स्थिर करना पड़ेगा और व्यष्टि के अध्ययन की बात को यहां स्थिर करना पड़ेगा। कहने का मतलब व्यष्टि में समष्टि स्थिर रहेगा और समष्टि में व्यष्टि स्थिर रहेगा। इस प्रकार से समष्टिगत प्राचार व्यष्टि में स्थिर है और व्यष्टिगत प्राचार समष्टि में स्थिर है। तीसरा जो हमें निकल कर आता है, यदि हम एक फर्म एक उपभोक्ता, एक उद्योग, इनका अध्ययन करता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यदि हम संपूर्ण फर्मों का अध्ययन करेंगे, हम नेशनल इनकम का अध्ययन करेंगे, बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे, ऐसी समस्याओं का अध्ययन करेंगे, तो वो आपका समष्टि बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इन दोनों का मीनिंग अलग अलग कर सकते हैं, मीनिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में क्या अंतर बनता है। ये शब्द देने वाला कौन विद्वान है? रेगनार फ्रिस है। 1933 में इन्होंने ये शब्द दिया था। रेगनार फ्रिस का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? ओस्लो विश्वविद्यालय से है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे, इनको आपको तैयार करना है। तो देखिए आज का जो ये छोटा सा लेक्चर मैंने आपको दिया है, इसमें मुख्य रूप से 2 बातों पर हमने गौर किया है। एक तो अर्थशास्त्र की प्रकृति, जिसको 2 प्रकार से बताया गया आपको कि अर्थशास्त्र विज्ञान के तौर पर और अर्थशास्त्र कला के तौर पर। यदि विज्ञान के तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा तो फिर वो वास्तविक विज्ञान होगा या कला आदर्श का विज्ञान होगा। और इसके अलावा अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि ना तो अर्थशास्त्र विज्ञान है ना कला है, दोनों प्रकार के स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया। और दूसरी घटना जो आपको बताई गई है वो व्यष्टिगत और समष्टिगत जो अप्रोच है या उदाहरण है, उनमें क्या अंतर है, उनकी शब्द उत्पत्ति कैसे हुई है, इनको कैसे डिफाइन करना है हमें, और इनका अंतर कैसे निकालना है। ये छोटा सा टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन का, जिसको आपको अच्छे से देखना है। अब कल अगले टॉपिक में आपको जो बताया जाएगा उसमें शिक्षण विधियों पर अपन चर्चा करेंगे और साथ में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, केंद्रीय जो समस्या है, उन पर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन वाला जो पहला टॉपिक है पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू।